सिंह जी के क्लास में हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। हम लोग सीबीटी 1 के क्वेश्चन पेपर देख चुके थे, अब देख रहे हैं सीबीटी 2 का क्वेश्चन पेपर। इसके भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स हम लोग देख चुके हैं। आज देखेंगे 23/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है 5 sin थीटा -2 cos थीटा का मान ज्ञात करें यदि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो तो इसमें करना कुछ नहीं था, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ क्या मान रख देंगे 30। जैसे क्या हो जाएगा 5 × sin 30। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, माइनस है तो माइनस, फिर 2 cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू देखे तो ये होता है √3/2। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर देना है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, इधर से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल, माइनस क्या हो जाएगा 3। अगर लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 1 होगा, ये लघुत्तम कितना होगा 2 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 -2 √3। ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, ठीक है, ऑप्शन मिसमैच हो रहा है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहाँ पे यही था, ठीक है। 5 √2√3/2। अगला क्वेश्चन 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास क्या होगा? क्या कह रहा है कि 1386 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास क्या होगा? क्या पूछा है? व्यास। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 1386। तो अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की फार्मूला देखें तो क्या होता है 4πr²। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1386। अब इसमें क्या चाहिए हमें r चाहिए, क्योंकि व्यास निकालना है। तो r² बराबर क्या हो जाएगा 1386/4 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। जब इसको कटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 441/4। 441/4। एक किसका वैल्यू निकल के आया है तो r² का वैल्यू। हमें किसका वैल्यू चाहिए r का वैल्यू चाहिए, तो फिर हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं। r बराबर हो जाएगा √441/4। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 21, और 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, यानी कि 10.5 आया r का वैल्यू। हमें चाहिए व्यास। व्यास क्या होता है 2r होता है। व्यास क्या होता है 2r। तो कर देते हैं 2 × r का वैल्यू कितना आया है 21/2। 21/2, 2 से 2 कैंसिल, r का वैल्यू क्या हो गया 21। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कुछ था नहीं, सिर्फ फार्मूला लगाना था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों और संख्याओं का कौन सा समूह दी गई श्रृंखलाओं के खाली स्थानों में क्रमानुसार रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? अब यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे कि क्या किया गया है। 1 के बाद डैश, 2 3 4 इस तरह है, ठीक है। 1 के बाद 2 है, तो ये तो कंफर्म है कि 1 2, ठीक। इसके बाद आने वाला क्या होगा, अगला लेटर 3 होगा। तो अब 3 होगा, लेकिन 3 होगा तो यहाँ पे तो ये वाला खाली रह गया ना, तो 3 तो सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो अब सेकेंड में जिसमें 3 है उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में ही एक जगह 3 है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 में एक जगह 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा A3, और फिर क्या बचा A3 हो गया तो 4, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, ये अगला 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6,
क्या हो रहा है कि एक एक का वृद्धि हो रहा है। फिर ए के बाद अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी है, बी के बाद क्या है, बी के बाद सी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एक एक का वृद्धि हो रहा है, एक एक का वृद्धि हो रहा है। तो उसी तरह फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने 2018 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग जीता। तो किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग ने जीता। किसने जीता है, चेन्नई सुपर किंग ने जीता। इसने किसको हराया, तो इन्होंने किसको हराया था, तो राजस्थान को हराया था। किसको हराया था, राजस्थान को हराया था। अगर 2022 की बात करें तो इसके विजेता कौन थे, गुजरात। इसके विजेता कौन थे, गुजरात, ठीक है। अगर 2022 में ऑरेंज कैप की बात करें तो बटलर को मिला था। पर्पल कैप की बात करें तो युजवेंद्र चहल को दिया गया था। 2022 का आईपीएल गेम चेंजर जोस बटलर को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में लिखे जाने वाले DIRTY को क्या लिखा गया है, 24759 और FOMM को लिखा गया है 1863 लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में RARID को क्या लिखा जाएगा। तो बस कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ से कोडिंग करके उठाया गया है तो हम वही करेंगे। ए के लिए क्या आया है, ए के लिए 6 आया है, ठीक। आर के लिए क्या आया है, आर के लिए यहाँ पे 7 आया है, 7। और उसके बाद क्या हुआ, आई के लिए क्या आया है, आई के लिए आया है 4। डी के लिए क्या आया है, 2। 67 42 ऑप्शन जिसमें होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। उसमें दिमाग नहीं लगाना था, बस जो जो यहाँ से उठाया गया है वही उठा के आपको कर देना था। अगला क्वेश्चन, एक बीमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिर पर मौजूद तीर की नोक लगभग लंबी और चौड़ी होती है। कह रहा है कि जो एरो बनाते हैं, ये जो एरो बनाते हैं इसकी लंबाई दिया हुआ है, मोटाई दिया हुआ है 1 mm। तो पूछ रहा है कि इसका जो ये जो होगा तीर, इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई कितना होगा। तो ये जो होता है इसका रेशियो 1:3 का चलता है। अगर लंबाई चौड़ाई 1 mm है तो इसकी लंबाई होगा 3 mm। अगर लंबाई चौड़ाई इसका 2 mm है तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 6 mm। तो ये किस रेशियो में चलता है, 1:3 के रेशियो में चलता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 3 mm। और यहाँ जो एंगल बनता है ये एंगल 45 डिग्री का बनना चाहिए। कितना डिग्री का बनना चाहिए, 45 डिग्री का। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जब पढ़े होंगे, जो डिप्लोमा किए होंगे या फिर टेक्निक या ITI किए होंगे, वहाँ उसको पढ़ाया गया होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर से खरीदता है और वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है। तो उसे 60 बोरी पर कुल इतना रुपए लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्या करा है कि 60 बोरी अनाज है जिसको किस रूप में ख़रीदा है, 400 रुपया। तो कितना हो गया, 6 चौके 24,000 रुपया लागत हो गया इसका, ठीक है। अब क्या करा है कि 18 बोरी अनाज का मूल्य क्या होगा। 18 बोरी अनाज का मूल्य किस रेट पर बेचता है, तो जिसमें कि उसे 8% का लाभ हो। क्या हो, 8% का लाभ हो। तो 18 बोरी अनाज का मूल्य हो जाएगा, 18 बोरी अनाज का मूल्य हो जाएगा 18 × 400 × 108 108 क्यों,
क्योंकि इसको 8% लाभ चाहिए। क्या चाहिए? 8% लाभ। 00 से 00 कैंसिल, 8 चौके 32 यानी कि 432 गुना 432 गुना 18 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7776 रुपये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि कुल 60 बोरी अनाज बेचने पर लाभ कितना होता है। कुल 60 बोरी अनाज बेचने पर लाभ कितना होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कुल 60 बोरी अनाज बेचने पर लाभ कितना हमें होना चाहिए? 16.4% का लाभ होना चाहिए। तो इस 60 बोरी अनाज है, खरीदे थे कितना में? एक बोरी का कीमत 400, लाभ हमें कितना चाहिए? 16.4। तो 16.4 को दशमलव हटाएंगे तो कितना लिखेंगे? 1164। 1164 दशमलव हटाए तो यहाँ पे 100 का एक परसेंटेज खत्म करते तो 100 आता, लेकिन यहाँ पे एक दशमलव था तो क्या आ जाएगा? और एक 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और क्या होगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 27,936 रुपये। कितना हो जाएगा? 27,936 रुपये हो जाएगा टोटल। ठीक है, और हम पहले लाभ कितना कमा चुके हैं? तो पहले हम कमा चुके हैं, कितना कमाए थे? 7776 रुपये। तो हमें जब टोटल बोरी बेच देंगे तो कितना आएगा? 27,936 रुपये माइनस 7776 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे। ठीक, अब जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20,160/42। इसको जब कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 480 रुपये प्रत्येक बोरी। यानी कि शेष बोरी को किस रेट से बेचना होगा? 480 रुपये प्रत्येक बोरी के हिसाब से बेचना होगा। अगला क्वेश्चन, 210 mm गुना 297 mm आकार के कागज की पेपर का माप क्या होगा? तो हम ये ड्राइंग में पूछता ही है, क्योंकि लगभग 5-6 सेट हम बता चुके CBT 2 का, सब में 1 न 2 क्वेश्चन इस टाइप के रहते ही हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, हम आज फिर लिख देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगर A 0 है तो इसका वैल्यू कितना होता है? साइज इसका होता है 841 गुना 1189। अगर A1 है तो इसका वैल्यू होता है 594 गुना 841। अगर A2 है तो इसका वैल्यू होता है 420 गुना 594। अगर A3 है तो इसका वैल्यू होगा 297 गुना 420। अगर ये A4 है, A4 साइज का है तो ये होगा 210 गुना 297। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता ही है एग्जाम में। A0 का हो गया 841 गुना 1189। A1 का हो गया 594 गुना 841। A2 का हो गया 420 गुना 594। A3 का हो गया 297 गुना 420। और A4 का हो गया 210 गुना 297 mm। ये सब पेपर का साइज है, ये याद कर लीजिएगा, पूछता है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, यदि $B का मतलब होता है कि $B का मतलब होता है, डॉलर का मतलब होता है कि पति है। क्या है? पति है। ठीक है, हज का मतलब क्या कर रहा है? हज का मतलब क्या कर रहा है कि भाई है। हज का मतलब क्या कर रहा है कि भाई है। और A*B का मतलब क्या है? A की माँ है। क्या है? माँ है। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो पूछ रहा है कि P
पी डॉलर क्यू स्टार आर एच एस का मतलब क्या होगा? पी डॉलर क्यू, तो पी क्यू मतलब पी क्यू का क्या है? पति है। पी क्या है? क्यू का पति है। ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी है। ये दोनों आपस में क्या है? पति पत्नी। आगे क्या कर रहा है? क्यू स्टार आर, क्यू स्टार आर, क्यू का मतलब आर का स्टार का मतलब क्या है? यानी कि माँ। तो क्या कर रहा है कि क्यू आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, तो आर यहाँ पे नीचे हो जाएगा, क्यू यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, माँ है तो माइनस। अब क्या कर रहा है कि आर स्टार आर एच एस, तो एच का मतलब क्या होता है? भाई, यानी कि आर क्या है? एस का भाई है। एस का क्या है? भाई है। एस का भाई है। तो अब मतलब पूछ रहा है कि क्या है? कह रहा है कि पी एस का भाई है। पी यहाँ है, देखते हैं, पी यहाँ है, एस यहाँ है, भाई है नहीं, गलत है। पी एस का पिता है, पी एस का पिता है, ठीक है। क्यू आर का माँ है और ये दोनों भाई बहन है, तो इसका पिता कौन होगा? पी ही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, करके जाना है अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन, 506 और 782 का महत्तम समवर्तक क्या होगा? महत्तम समवर्तक इस तरह भी निकाल सकते हैं। 506 को गुणनखंड में तोड़ देंगे। जब इसको गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 11 गुना 23। ठीक है, फिर 782 को तोड़ेंगे तो ये भी टूटेगा 2 गुना 17 गुना 23। ठीक है, अब जो जिसमें है कॉमन लेके बाहर कर देंगे। जो कॉमन दोनों में है उसको क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 17 है, तो ये दोनों का काम नहीं है। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23, तो 23 को बाहर कर देंगे। बस इसी दोनों को गुना कर देंगे। 23 गुना 2 कितना हो गया? 46। राइट आंसर क्या आ जाएगा? महत्तम समवर्तक कितना आ जाएगा? 46। महत्तम समवर्तक का मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों पर भाग दिया जा सके। 46 से अगर भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा। ये कटेगा 11 बार में, एक कटेगा 17 बार में। तो यही था। अगला क्वेश्चन, एंटीहिस्टामाइन दवाएं कुछ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? तो क्या कहा? अपच एवं सीने में जलन को कम करने के लिए नहीं, गलत है। अस्थमा को राहत पाने के लिए, गलत है। रक्त के थक्के को जमने में मदद करने के लिए, गलत है। परागज ज्वार का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ज्वार यानी कि बुखार, फीवर और अन्य एलर्जी लक्षणों को कम करने के लिए। अगर किसी और प्रकार की एलर्जी है तो उसको कम करने के लिए लिया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स में इसी दवाई को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि 3A = 6B = 7C तो A:B:C का मान क्या होगा? A:B:C का मान क्या होगा? तो ये सब को क्या करेंगे? A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा 1/3, B बराबर हो जाएगा 1/6, C बराबर हो जाएगा 1/7। ये क्या करना है? सबका लघुत्तम लेना है। क्या कर लेना है? सबका लघुत्तम ले लेना है। 6, 3, 7 का लघुत्तम कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 42। अब इसी को कटा देंगे। कितना आ गया? 42। अब करेंगे क्या? ये 42 को 42 से भाग देंगे। इसका ए का वैल्यू क्या था? 1/3। 1/3 × 42 कट के कितना आ गया? 14। ठीक है, फिर बी के पास जाएंगे तो बी का वैल्यू कितना है? 1/6। 1/6 गुना 42 कितना बार में जाएगा? 7 बार में। बी का वैल्यू कितना हो गया? 7। फिर सी के पास जाएंगे तो क्या है? 1/7 गुना 42 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 6। तो रेशियो क्या हो गया? 14:7:6। 14:7:6। ऑप्शन नंबर सी सही है।
कुछ नहीं था, बस इसको 1/अपॉन में करना था और इसका एलसीएम लेके कर देना था। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम भाषा में कुछ शब्द इस प्रकार से हैं। इसको लिखा गया है, लाइट हाउस को लिखा गया है URACRI, ठीक है। लाइट वेट को लिखा गया बानकारी, इसको अलग अलग करके लिखना होगा बानकारी, ठीक है। तो पूछा गया ओवर ड्राइव का मतलब क्या होगा। ओवर ड्राइव का मतलब क्या होगा। ओवर का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। ओवर में क्या कर रहा है, ओवर वेट, वेट यहाँ भी है, वेट यहाँ भी है, तो वेट के लिए क्या आ गया, बैन, बैन आ गया किसके लिए, वेट के लिए, ठीक है। तो ओवर के लिए क्या आ जाएगा, ओवर के लिए आ जाएगा ETU आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं कि कुछ मैच कर रहा है। लाइट ड्राइव नहीं कर रहा, ओवर ड्राइव। अब ये सब में जो नहीं है वो आ जाएगा, ठीक है। ETCH ये नहीं है तो ADI आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ADI। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य के खंडों को सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। कारण के संदर्भ में एक ग्राहक क्या कर रहा है, सम x 3 पॉइंट दिया गया है और उसे तीनों को क्रम में सजाना है कि पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन होगा और उसके बाद क्या होगा। x क्या कर रहा है, संभावना है कि उन्हें वास्तव में चेंजिंग यानी कि कपड़ा बदलने कर लिया है, लेकिन वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए होंगे। y कर रहा है। z क्या कर रहा है, z कर रहा है कि कपड़े निराशाजनक रूप से अनुपयुक्त होगा। तो यहाँ पे सजाना है कि पहले कौन आएगा फिर कि उसके बाद क्या आएगा। वे चेंजिंग रूम से बाहर नहीं आए होंगे। अगर पहले हम y लेते हैं, तो क्या आता है, y क्या कहता है कि वे चेंजिंग रूप से बाहर नहीं आए होंगे, एक संभावना है कि उन्हें, उसके बाद कह रहा है कि एक संभावना है, एक कपड़े निराशाजनक नहीं होगा, ये नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एक संभावना है कि उन्हें वास्तव में चेंजिंग कर लिया है, लेकिन वे कपड़े निराशाजनक है, इसीलिए वो उपयुक्त बाहर नहीं आ रहा है। तो YXZ जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक स्थिर बहती हुई नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और धारा के विपरीत 16 किलोमीटर यानी कि धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की गति से चल रहा है, 24 किलोमीटर की गति से चल रहा है। तो पूछ रही है कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। जब दूरी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि एक नदी है तो दूरी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इधर से जा रहे थे तो 10 किलोमीटर है, ठीक है, इधर से आएंगे तो 15 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर ही रहेगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, तो वहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाते हैं औसत गति का 2xy बटे x प्लस वाई। अब यहाँ पे मान लेंगे 2 जाने का चाल, y आने का चाल, तो गया 2 गुना जाने का चाल कितना है, 12, आने का चाल कितना है 24 बटे नीचे क्या आ जाएगा 12 प्लस 24 कितना हो गया 36। 36 से कितना, 3 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 से कितना बार में कटेगा 8 बार में, 8 गुना 2 कितना हो गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पत्र लिफाफा में रहता है, पत्र जो आता है तो वो क्या चीज़ में रहता है, पत्र आता है तो क्या चीज़ में रहता है, लिफाफा में। लिफाफा
ठीक है। तो उसी तरह पूछ रहा है खंजर, खंजर कहाँ रहता है? तो खंजर जहाँ जिसमें डाला जाता है उसे कहते हैं मयान कहते हैं। क्या कहते हैं? मयान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला, बिंदु -4, 4 और 2, 3 से जुड़ने वाले परिच्छेद के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताए, क्या होगा? ठीक है, देखते हैं क्या होगा। दिया हुआ है, मान लेते हैं बिंदु ए दिया हुआ है, कितना दिया है? -4, 7, ठीक है। और यहाँ पे कोई मध्य बिंदु यहीं से पूछ रहा है, और कोई बिंदु बी है। बी कितना दिया हुआ है? 2 और 3, 2, 3 दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालते हैं? उसके लिए फार्मूला होता है मध्य बिंदु निर्देशांक के लिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देंगे, यहीं पे क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो पहला मान होता है वो x होता है, ये क्या होता है? x होता है। और दूसरा मान क्या होता है? वो y होता है। दूसरा मान क्या होता है? y होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -4 + x2, x2 यहाँ पे था तो ये कितना है? 2, y कितना हो जाएगा? 2। इधर क्या हो जाएगा? y कितना है? पहला y1 हो जाएगा 7 और y2 कितना हो जाएगा? 3, y कितना? 2। ये कितना हो गया? 10, 10/2 कितना हो गया? 5। इसको जब करेंगे -4 + 2 तो ये हो जाएगा -2/2, ये कट के हो जाएगा -1। तो x का यानी कि इस साइड हो गया -x1 और उधर से क्या आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद 2 निष्कर्षण दिए गए हैं। आपको बयान में सत्य मानना है कि भले ही वह कथन गलत हो। तो क्या कह रहा है कि कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है। क्या कह रहा है? कुछ गाड़ी क्या है? घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है। ठीक, अब क्या कह रहा है कथन? सभी गाड़ी ठेला गाड़ी है। सभी गाड़ी क्या है? ठेला गाड़ी है। अब रीजन क्या कर रहा है? सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है। सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी, बिल्कुल तो गलत है, आधा थोड़ा सा है। अब दूसरा क्या कर रहा है कि कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, कुछ तो है। तो पहला गलत था, दूसरा सही है। केवल निष्कर्षण 2 लागू करता है। अगला क्वेश्चन, जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। 30 शिफ्ट में इसके CBT 1 के क्वेश्चन पेपर हुए थे, सारे के सारे हम लोग देख चुके हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। अभी हम लोग देख रहे हैं सेकेंड स्टेज CBT 2 का क्वेश्चन पेपर। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्राप्तकर्ता को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन में क्या क्या है? नौशाद, सत्यजीत रे, दुर्गा खाटे, विनोद खन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा विनोद खन्ना। विनोद खन्ना को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोद खन्ना को जो दिया गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो 65वां था। कौन सा था? 65वां। 2017 के 65वें, और इसको दिया कब गया था? 2018 में। कब दिया गया था? 2018 में मरणोपरांत। अगर फिल्मी दुनिया की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की बात करें, ये कब से दिया जाता है? तो ये 1969 से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 69 से।
ठीक है। अगर ये पहली बार किसको दिया गया था तो ये दिया गया था देविका रानी को प्रदान किया गया था। वर्तमान समय में अगर बात किया जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है तो 10 लाख रुपए कैश, कलम सोना का और एक शॉल दिया जाता है, यानी कि चादर दिया जाता है। तो इतने पुरस्कार दिए जाते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक धातु की छड़ का प्रतिरोध के अलावे किस पर निर्भर करती है? तो यह घनत्व के अलावा बाकी सभी पर निर्भर करती है। उसके घनत्व पे डिपेंड नहीं करता है, प्रतिरोधकता में करेगा, तापमान में करेगा, लंबाई में करेगा, लेकिन घनत्व में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? घनत्व। अगला क्वेश्चन है, 5000 केजी द्रव्यमान के एक ट्रक को 5000 द्रव्यमान वाले एक ट्रक को 25 मीटर पर सेकेंड से 35 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? ट्रक का द्रव्यमान निकालेंगे। ट्रक का द्रव्यमान, ठीक है, ट्रक का द्रव्यमान निकालेंगे। ट्रक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5000 केजी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे निकालना है हमको अंतिम वेग। देख लेते हैं अंतिम वेग क्या है। वो अंतिम वेग कितना है? 35। अंतिम वेग को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? v से। v का मान कितना हो जाएगा? 35 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? इस u से। तो ये कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तब कह रहा है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 12 mv²। तो यहाँ पे v जो हो जाएगा, ये दोनों में परिवर्तन का वैल्यू पुट करेंगे। तो v माइनस u, बड़ा में हमेशा छोटे वाले को घटाना है। ठीक है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, बस इसका वैल्यू पुट करना है, सवाल बन जाएगा। देख लिया, अब आगे देखते हैं। आगे अब क्या हो गया? इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 mv² माइनस u²। बस सबका जब वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 तो 1/2 रहेगा। m का वैल्यू कितना था? 5000। ठीक है, 5000 दिया हुआ है द्रव्यमान। और यहाँ पे v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? v दिया हुआ है 35 मीटर पर 35 का स्क्वायर माइनस u का वैल्यू कितना था? u का वैल्यू था 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको कटाना चाहते हैं तो कटा देंगे। कितना बार में कटेगा? 2500 बार में कटेगा। तो कितना हो गया? 2500 इंटू, अब ये अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब जानते होंगे क्या होता है? एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। तो वही कर देंगे। एक बार अगर इसको प्लस करेंगे तो कितना होगा? 35 प्लस 25 हो गया 60। एक बार माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 में 10 25 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। बस इसी को क्या करना था? गुना कर देना था। 2500 गुना 6000। जब 2500 गुना 6000 करेंगे तो ये 1.5 लाख आएगा। 1.5 लाख का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.5 मेगा जूल। तो ये इसका पावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। मेन फार्मूला क्या था? तो मेन फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का निकाला था 12 mv²। v का मान यहाँ पे वेरी हो रहा था तो उसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अगला क्वेश्चन है, मसौदा भवन में पैलेस में किस शहर में स्थित है? मसौद भवन एक किस शहर में स्थित? क्वेश्चन क्या है? उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये बात करें किस शहर में स्थित है तो ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। जयपुर ने जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में भारत को पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पेरिस। जयपुर को क्या कहा जाता है?
भारत का पेरिस कहा जाता है। ठीक है, अगर उदयपुर की बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा असम का लोक नृत्य है? लोक नृत्य पूछा है तो क्या होगा? बागु गुरबा। क्या हो जाएगा? बागु गुरबा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मूल इकाई नहीं है? मूल इकाई नहीं है तो इसमें रेडियन जो है ये मूल इकाई नहीं है। कैंडेला, मोल, एम्पियर ये सब मूल इकाई है। फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो वो 7 है, जैसे केजी हो गया, सेकेंड हो गया, ये सब क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन रेडियन क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है, रेडियन क्या है? तो एक सप्लीमेंट्री यानी कि पूरक यूनिट है। अगर कैंडेला की बात करें, कैंडेला तो एक किसका यूनिट है? तो ज्योति तीव्रता की यूनिट है। कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का यूनिट है। अगर एम्पियर की बात करें तो एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का है। विद्युत धारा का है। मोल किसका है? तो मोल पदार्थ की मात्रा का यूनिट है। रेडियन क्या है? रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन एक कोण का जो होता है उसका इकाई है। अगला क्वेश्चन, किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः 1350 और 1458 है तो ब्याज दर ज्ञात करें। क्या करा कि कोई मूलधन दिया गया था ब्याज में, पहले साल इतना इंटरेस्ट मिला, सेकेंड साल इतना इंटरेस्ट मिला, तो पूछ रहा है कि ब्याज दर क्या होगा। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए, तो ऐसे सवाल कैसे बनेगा? तो 2 साल का दिया रहेगा तो वहाँ पे शॉर्ट फार्मूला अपना सकते हैं। तो क्या करेंगे? बड़े में छोटे को घटा देंगे। 1458 में क्या घटा देंगे? 1350। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, इधर 0। 108 रुपये ब्याज आया। तो 108 रुपये जो ब्याज आया, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याजों का ब्याज लिया जाता है। तो 108 रुपये जो ब्याज आया होगा तो ये किसका ब्याज मिला होगा? ये ब्याज जो मिला होगा ये 1350 रुपये का ब्याज मिला होगा। ठीक है, तो कितना का ब्याज मिला होगा? 1350 रुपया का। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ब्याज बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कर देंगे। मूलधन हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1350। तो 108 गुना 100 बटे 1350। अगर इसको कटाएंगे 50 से तो 2 बार में, एक कटेगा 13 दूना 26, एक 27 बार में। 27 से इसको कटाएंगे तो कितना बार में? 4 बार में। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8%। ब्याज की दर क्या हो जाएगा? 8%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कुछ था नहीं सवाल में, बस बहुत ही ईजी था। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 2700 रुपये पर एक वस्तु बेचता है तो वह 8% लाभ कमाता है। कितना में बेचता है? 2700 में बेचता है तो 8% लाभ कमाता है। आगे क्या करा है? यदि वह 3000 में बेचे तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हम लोग उतना पीछे नहीं जाएंगे, टाइम टेकन नहीं करेंगे, टाइम को बचत करेंगे। तो देखेंगे कि टाइम किस तरह हम बचा सकते हैं। क्या करा है? जब 2700 रुपये में वस्तु बेचा जाता है तो 8% का लाभ होता है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 108%। क्योंकि कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो हमारे लिए 100%, उससे जितना में बेचते हैं तो हमारे लिए लाभ होता है। तो 108%, 2700 में बेचे तो 8% का लाभ हुआ, यानी कि 2700 का वैल्यू कितना हो गया? 108%। अब क्या करा है कि 300 में वस्तु को बेचेंगे, 3000 में बेचेंगे। कितना में बेच रहे हैं वस्तु को? 3000 में बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लेते हैं x और कर देंगे तिरछा तिरछी गुना, कर देंगे तिरछा तिरछी गुना। तो क्या हो जाएगा? 108 गुना 3000 बटे 2700 कितना हो जाएगा? 2700। जो जो कटेगा कटा देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 27 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 4 गुना 30 करेंगे कितना हो जाएगा? 120।
120% आ गया। 120% का मतलब क्या हुआ कि 100 तो हमारा ब्याज यानी कि मूलधन था, तो 100 में इसमें को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 20। यानी कि कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 20% का लाभ होगा अगर 3000 में बेचेंगे तो। भाई यही टाइम टेकन होता है कि फिर 108 का इसको मूलधन निकालते तो निकलता 2500, फिर वहाँ से 500 लाभ, तो फिर 500 गुना 2500 कटाते फिर 20% आता। तो उतना नहीं करना है, टाइम बचाना है एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में अनुपात की बढ़ोतरी बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा का क्या कर रहा है कि अनुपात कितना बढ़ेगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। यहाँ पे 1/2 और 1/2 और m जो है ये कांस्टेंट है। यहाँ पे v का मान सिर्फ वेरी कर रहा है, पहले 54 से बढ़ के कितना हो रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किसका मान सिर्फ वेरी कर रहा है, v का। तो लगा देंगे फार्मूला, दो रूप में बढ़ रहा है, पहले 54 से 90, तो फिर हम यहाँ भी फार्मूला लगा देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर हो जाएगा v1 का स्क्वायर बटे v2 का स्क्वायर। v2 का स्क्वायर बस वैल्यू रख देंगे। v2 का वैल्यू कितना है, ये कितना हो जाएगा 54, आई कितना हो जाएगा 90। ठीक है, यही तो है, यही किया हुआ है, बस इसका स्क्वायर है तो इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं आगे। अगर इसको अगर अंदर रूट में है ये सब, अगर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार में कटेगा 18 से, ये 5 बार में कटेगा, 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 3 तिया 9, अब बटे में हो गया कितना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 9/25 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, 9/25। ऑप्शन नंबर 4 सही था। कुछ करना नहीं था, बहुत ही ईजी था, सिर्फ v का मान, क्योंकि m का मान तो यहाँ पे कांस्टेंट है, m के बारे में कुछ नहीं कर रहा है। कार की गति यानी कि जो मास है वो बदल नहीं रहा है, तो इसीलिए 1/m बराबर क्या है, ये कांस्टेंट है, इसका मान वेरी नहीं कर रहा है, सिर्फ v का मान क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC भारत के तहत गठित एक सार्वजनिक निजी साझेदार है, ये किसका साझेदार है, तो ये कौन किया है, इसी के बारे में बताना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC की इसका जो करता है साझेदारी, ये किसके साथ किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। NSDL की स्थापना की घोषणा की बात किया जाए तो उस यानी कि ये कब के बजट के अनुसार किया गया था, 2008-9 के बजट के अनुसार किया गया था इसकी घोषणा। ठीक है, अगर PM कौशल विकास योजना की बात करें, PM कौशल विकास योजना, तो उसकी स्थापना किया गया था 15 जुलाई 2015 को। ठीक है, अगर कंपनी अधिनियम की बात किया जाए, कंपनी अधिनियम की बात किया जाए तो कब आया था, 1956 में। ठीक है, अगर इसी में भारतीय राष्ट्रीय कौशल अगर पूछा जाता तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कानपुर में है, जो कि कब स्थापित किया गया था, 2016 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई संख्या 36 से बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, इसमें अगर 36 बढ़ा दिया जाए यानी कि जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाता है, 109% के बराबर हो जाता है। तो वह संख्या क्या है,
पहले तो कोई संख्या अपने आप में 100% होगा, और ये जो बढ़ा तो इसमें परसेंटेज में कितना वृद्धि हो गया 9 का, यानी कि 9% का वैल्यू कितना हो गया 36 का। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या होगा, तो संख्या पहले संख्या 100 होगा, उसमें वृद्धि किया 9%, तब ना 109 हुआ। तो यानी कि 100% का वैल्यू हमें बताना है। तो क्या कर देंगे 100% से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3600 गुना 100 बटे 9, 9 से कटेगा 4 बार में, 4 गुना 100 कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर 3 सही है। बहुत ही आसान था सवाल। अगला क्वेश्चन, एक स्थिति में जब हम किसी सतह को समतल आकृति के पैटर्न से इस प्रकार ढकते हैं ताकि कोई ओवरलैप या रिक्त स्थान ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेसेलेशन। क्या कहते हैं? टेसेलेशन। अगला क्वेश्चन, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें, अध्यक्षता कब किया गया था पहली बार? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। अगर इसी में बात किया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो थे संचालन समिति। कौन थे? संचालन समिति। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये संघ शक्ति समिति थे। कौन थे? संघ शक्ति समिति। ठीक है। और यहाँ पे सरदार पटेल है। सरदार पटेल की बात करें तो ये प्रांतीय संविधान समिति थे। कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति। तो 4 आदमी है, चारों से जुड़े समिति देख लेंगे। जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज समिति, यह संचालन समिति, दोनों पोस्ट इसको दिया गया था। कौन कौन? संचालन समिति और ध्वज राष्ट्रीय समिति। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये प्रांतीय संविधान समिति है। इसी के कारण है कि आज हम लोग सब भारत में रह पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, है 30 केजी और 15 केजी वजन के 2 बच्चे सीसॉ झूला के एक तरफ आलम के क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठा है। m केजी का एक लड़का झूले के सीसॉ के तरफ दूसरे आलम में 1.2 मीटर पर बैठा हुआ है। तो पूछ रहा है कि अगर झूला बैलेंस है, संतुलन में है, तो अब में तो m का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है? m का द्रव्यमान क्या होगा? समझिएगा, हम लोग बचपन में स्कूल में जाते थे तो इस टाइप का झूला होता था। कहीं इधर हल्का बच्चा बैठ गया, इधर भारी, तो ये नीचे आ जाता था और एक क्या चला जाता था ऊपर। तो यही झूला के बारे में बहुत बताया जा रहा है। तो देखेंगे कि क्या किया गया है। कह रहा है कि बैलेंस है। बैलेंस है का मतलब बराबर है। ठीक है। तो पूछ रहा है जहाँ पे आलम्ब लगा हुआ है वहाँ से जो नया लड़का बैठा है वो कितने दूरी पे बैठा है? 1.2 मीटर की दूरी पर, और उसका वजन नहीं पता है तो क्या लेते हैं? m kg। अब आगे क्या कर रहा है कि 2 लड़का जो है इधर बैठा हुआ है, एक यहाँ से 1.2 मीटर के दूरी पे बैठा हुआ है। कहाँ पे बैठा है? 0.2 मीटर के दूरी पर बैठा हुआ है। तो ये लड़का का वजन कितना है? जो 1.2 मीटर पे बैठा हुआ है, इस लड़का का वजन कितना है? 15 केजी है। और एक लड़का बैठा है यहाँ से 1 मीटर अंदर। कितना? 1 मीटर अंदर। तो इस लड़का का वजन कितना है? तो इस लड़का का वजन है 30 केजी। तो ये झूला क्या है? बैलेंस है। बैलेंस है कि मतलब ना तो ये ऊपर है ना तो नीचे, ये क्या है? बैलेंस है। तो यही पूछ रहा है कि तब ऐसा कब आएगा सेंटर ऑफ मास, जब ये लड़का का वजन क्या होगा? बराबर होगा। तो हमको क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास, मास इनटू लेंथ। ठीक है। तो संतुलित अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा? मास इनटू लेंथ से गुना करना होगा। पहला आगे देख लेते हैं। तो कितना है? मास 30 केजी
इंटू कितना दूरी पे है, तो 1 मीटर की दूरी पे गुना 1 प्लस दूसरा ये कितना है 15 kg, इसका दूरी कितना है तो 1.2 मीटर बराबर है किसका, ये जो लड़का के बैठा हुआ है इसका दूरी कितना है तो 1.2, इसकी लेकिन मास पता नहीं है तो मास क्या कर लिए m। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 30 kg और प्लस इधर कितना हो जाएगा 15 गुना 1.2, 15 kg और 15 दूना 30 से हो गया 18 kg, कितना हो गया 18 kg। अब बराबर कितना हो गया 1.2 इंटू एम। ठीक है, तो हम यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेंगे। m का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखेंगे। m बराबर हो जाएगा कितना हुआ था 48, 40 और यानी कि 30 और 18 को जोड़ते हैं तो 48, उसका दूरी कितना था 1.2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा 40 बार में, यानी कि m का वैल्यू कितना हो गया 40 kg। उस लड़का का वजन कितना था 40 kg। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सेंटर ऑफ मास निकालना था, पढ़े होंगे फिजिक्स में। अगला क्वेश्चन, दो कार x और y 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहा है ए से बी तक की यात्रा करता है और एक्स वाई को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। देखेंगे क्या कर रहा है कि ए है ए बी, इसके बीच का दूरी पूछ रहा है। एक का चाल कितना दिया हुआ है 50 किलोमीटर, दूसरा का 75, ये चाल दिया हुआ है। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो क्या हो जाएगा पलट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 75 और ये कितना हो जाएगा 50। तो यही दोनों का अंतर दिया हुआ है, समय का अंतर दिया हुआ है 2 घंटा का अंतर है। तो 2 घंटा का अंतर में कितना दूरी का डिस्टेंस हो रहा है 25 का। ठीक है, अगर इसको हम कटा लेते हैं तो ये कितना बार में कटेगा 3, ये कटेगा 2, यानी कि दोनों के बीच कितना का अंतर है 1। एक का अंतर कितना हो रहा है 25 के बराबर। ठीक है, एक का अंतर कितना हो रहा है 25 के बराबर। तो कह रहा है कि कितना समय लगेगा। देखेंगे ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अगर इसकी चाल की बात करें, चाल का अनुपात ये दिया हुआ है 50 और ये दिया हुआ है 75, लेकिन समय का रेशियो क्या हो जाएगा बदल जाएगा। ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 50। अब यही दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना का डिफरेंस है 2 घंटे का। तो दोनों में से कितना का अंतर है 25, 25 घंटा बराबर 2। ठीक है, तो 2 का वैल्यू आ गया यानी कि 25, 2 का वैल्यू आ गया 25। तो इसको तय करने में कितना लगा होगा 75 जाने में कितना लगा होगा, तो कितना हो गया। अब 75 तो नहीं जाना है, इसको जाना कितना है यानी कि 2 बराबर 75 हो गया। ठीक है, तो हमें चलना कितना है, हमको इस रेशियो के बराबर चलना है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर हो गया इतना। अब 2 के स्पीड से अगर जाना है तो इसको कितना समय लगेगा 4 घंटा। 4 घंटा और कह रहा है कि 2 घंटा इससे क्या कर रहा है कि ज़्यादा ले रहा है, तो ये कितना हो गया 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटा और 1 घंटा में क्या चलता है 50 किलोमीटर, तो 6 घंटा में कितना चलेगा 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही है। अगला क्वेश्चन, अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। फार्मूला क्या होता है एफ बराबर एम ए। ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वेग पर भी नहीं पड़ेगा, त्वरण पे भी नहीं, किस पे द्रव्यमान पे सिर्फ पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 200 ग्राम
200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक लकड़ी की ऊष्मा की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसे 2000 जूल ऊष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री का वृद्धि होता है। कितना का वृद्धि होता है? 8 डिग्री का वृद्धि होता है। यहाँ पे सवाल पे ऊष्मा यानी कि द्रव्यमान देके सिर्फ फंसाया गया है, कुछ नहीं होगा। ऊष्मा का वैल्यू पता है, ऊष्मा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2000 जूल। ठीक है। डेल्टा टी, डेल्टा थीटा, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। कितना कर रहा है? 8 डिग्री। ठीक है। तो ऊष्मा की धारिता पूछा है। ऊष्मा की धारिता को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? सी से। तो क्या हो जाएगा? और ऊष्मा को क्यू से डोनेट करते हैं। ऊष्मा को क्या चीज़ से करते हैं? क्यू से। तो क्यू बाय क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, डेल्टा थीटा। तो क्यू का वैल्यू कितना है? 2000 और थीटा का वैल्यू कितना? 8। जब इसको भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 250 बार में। तो ये क्या हो जाएगा? 250 जूल पर केल्विन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो कुछ नहीं था, फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला यही था। क्या था फार्मूला? सी बराबर क्यू बाय डेल्टा थीटा। बस यही करना था। फिजिक्स में फार्मूला याद है तो सवाल बनाने में मजा आएगा। ये क्या करा है? निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध चालकता, लंबाई और धातु की ताप क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के बीच का सही संबंध होगा? तो ये क्या कर रहा है कि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो एरिया भी क्या होगा? एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। ये दोनों किस पे डिपेंड करेगा? लंबाई पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही है। अगला क्वेश्चन, ए बी सी एक काम को 12, 18 और 36 दिन में पूरा कर सकता है अकेले अकेले। तो वे सभी 2 दिन मिलकर एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। तो ए सी को काम करने में कितना दिन लगेगा? कुछ नहीं है, सवाल बहुत इजी है। कराए ए बी सी। ए कितना दिन में ख़त्म करता है? 12 दिन में, बी 18 दिन में, सी 36 दिन में। बस क्या करना है? इसका लघुत्तम ले लेना है। कितना हो जाएगा? 36। 12 से कटेगा कितना बार में? 3 बार में। 18 से 2 बार में। 36 से 1 बार में। यानी कि एक बार में टोटल काम कितना हो जाएगा? अब इसका 3, इसका 2 5, इसका 1 6, यानी कि एक दिन में 6 काम होगा। तो टोटल ये दोनों कितने दिन साथ काम किए हैं? 2 दिन में। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 12 काम। यानी कि टोटल काम था 36, उसमें 12 काम 2 दिन में ख़त्म हो गया। तो काम कितना बचा है? 24। लेकिन अब कौन काम नहीं करेगा? बी काम छोड़कर चला गया है। बी काम छोड़कर चला गया है। काम कौन करेगा? ए और सी। ए एक दिन में कितना करता है? 3। अब बी एक दिन में कितना करता है? 1। तो टोटल एक दिन का काम कितना हो गया? 4। तो टोटल काम एक दिन में कितना हो गया? 4। और टोटल काम करना कितना है? 24। तो 24 को 4 से भाग दे देंगे, 6 चौके 24, यानी कि 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 6 दिन में बचा हुआ काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। CBT 1 के 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। अब हम लोग सेशन स्टार्ट किए हैं CBT 2 के क्वेश्चन पेपर। इसके भी कुछ क्वेश्चन पेपर हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में। इसका भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, आज उससे आगे करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कविता के साथ है छंद। ठीक है। तो पुस्तक के साथ क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। भाषा है, छपाई है, कहानी है, पृष्ठ है। तो जिस तरह कविता के लिए छंद है तो उसी तरह पुस्तक के लिए क्या हो जाएगा? पृष्ठ हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, -100 सेंटीग्रेड सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो आप हमेशा याद रखिएगा, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। इतना फार्मूला याद रखना है तो बन जाएगा, किसी भी प्रकार का सवाल रहेगा तो। अब यहाँ क्या किया गया है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। C का वैल्यू कितना है -100 बटे क्या हो जाएगा नीचे 5 बराबर F माइनस कितना दिया हुआ है 32 बटे कितना है 9, कटा देंगे, कितना बार में कटेगा 20 बार में, -20 गुना 9 कितना हो गया -180। इधर बचा क्या है F -32, तो F बराबर क्या हो जाएगा -180 और उधर से आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +32। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -148, क्या हो जाएगा -148, क्योंकि 180 बड़ा है, 180 का चिन्ह क्या माइनस और ये +32 में है। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -148, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, उन अक्षरों को पहचाने जो बाकी से अलग हैं। तो क्या क्या है VTR का देखें, इसका सबका नंबर लिखेंगे फेस वैल्यू। V होता है 22, T होता है 20 और R होता है 18। अब ऑप्शन नंबर 2 का लिखेंगे H होता है 8, J होता है 10 और L होता है 12। फिर अगला का देखेंगे U कितना होता है 21, W कितना होता है 23, Y कितना होता है 25। फिर अगला P होता है 16, R होता है 18, T होता है 20। अब इसमें अलग चुनना है कि क्या है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि अलग क्या है। ये सब बढ़ते क्रम में है, 16 के बाद 18 हुआ, 18 के बाद 20, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। लेकिन इसमें क्या है कि ये घटते क्रम में है, 22 हुआ फिर 20 हुआ फिर 18 हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट है। ये दोनों सेम है कि ये दोनों इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, आरोही क्रम में है, लेकिन ये क्या है अवरोही क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई पाइप एयर टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। एयर टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, B 15 घंटा में खाली कर सकता है। B 15 घंटा में खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिन में भरेगा। ये टंकी को क्या कर रहा है 6 घंटा में भर रहा है, B क्या कर रहा है इसको 15 घंटा में खाली कर रहा है। तो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30। कितना बार में कटा 5, 6 5 30 और ये 2 बार में। लेकिन ये तो खाली कर रहा है तो इसके आगे माइनस होगा, तो 5 ये भर रहा है, ये 2 खाली कर रहा है, यानी कि 1 घंटा में तब कितना भरा रहा है 5 - 2 कितना हो गया 3। 1 घंटा में कितना भर रहा है 3, अब यही 3 भरा रहा है तो 3 से इसको कटा देंगे। कितना देर में भरेगा, तो 10 घंटा में टैंकी पूरी तरह से भर जाएगा। अगला क्वेश्चन, वक्र को परिभाषित करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। वक्र के दोनों अंतिम बिंदुओं को एंकर पॉइंट कहा जाता है। अतः बिंदु को जो वक्र की आकृति को परिभाषित करते हैं उन्हें हैंडल स्पर्श रेखा बिंदु या नोट्स कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं बेजियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है।
पृथ्वी का कितना है 1/6। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kgf है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। देखते हैं कोई वस्तु का पृथ्वी पर आंतरिक भार कितना है 90 kgf, ठीक है। जहाँ की g का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर/सेकेंड², ठीक है। अब तब चंद्रमा में अंतरिक्ष यात्री का भार क्या होगा। चंद्रमा में कितना हो जाएगा 90 है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू कितना है 1/6, तो 1/6 कर देंगे। कितना बार में कटा 15 बार में, तो एक क्या हो गया 15 kgf, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग भार निकाल लेंगे। तो पूछा क्या है तो उसका भार क्या होगा। तो भार को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं W से। तो W बराबर क्या होता है mg, क्या होता है mg। m यहाँ पे कितना निकल के आया है 15, g का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 kgf, या इसी को कह सकते हैं 150 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ नहीं था सवाल में, छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन, एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ये प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ये कौन का है फायरवॉल है। क्या है फायरवॉल एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। फायरवॉल किसी भी तरह का अंतर्निहित सुविधा जैसे हो गया कई प्रकार के कार्य क्षमता में भी समर्थन होते हैं, जैसे हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट करना, आवेदन और पहचान आधारित नियंत्रित करना, नेटवर्क खतरे में रहेगा तो उसको रोकथाम करेगा, स्केल लेवल प्रदर्शन करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए जिसे पानी पर पूरी तरह से डुबाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। ठोस का दिया हुआ है, यहाँ पे ठोस का द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। पानी में डुबाने पर भार उसका कितना हो जाता है 10 ग्राम। पानी पर उसका भार, पानी पर भार ये कितना है 10 ग्राम, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अपेक्षिक घनत्व पूछ रहा है ना। अपेक्षिक घनत्व क्या होगा, अपेक्षिक घनत्व को कहते हैं RD, ठीक है, रेशियो डेंसिटी। तो ये रेशियो डेंसिटी बराबर क्या होता है, वायु में भार बट्टे आभासी भार, यही होता है। तो वायु में भार कितना दिया हुआ है 50, आभासी भार कितना हो जाएगा 50 और माइनस कितना हो जाएगा 10, आभासी है तो कितना हो गया 50/40, 0 से 0 कैंसिल। इसी को अगर कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 1.25 रेशियो में है, इसीलिए इसका कोई आंसर नहीं, यानी कि यूनिट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, वह चित्र चुने जो बाकी से अलग है। तो ये 4 फिगर दिए हुए हैं, इसमें से आपको अलग चुनना है कि क्या क्या नहीं है। अगर देखा जाए क्या किया गया है, इसमें भी क्यू देखे तो सब लेटर तो सही है, लेकिन इसमें क्यू है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें क्यू नहीं है।
क्यू के जगह इसमें में क्या दिया गया ओ, क्यू इसमें भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि इसमें क्यू के जगह क्या है ओ है, बाकी सब सेम लेटर इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी का मान 5 है, क्या कर रहा है, a प्लस बी का मान 5 है और a इंटू बी का वैल्यू कितना है 14 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करें। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ज्ञात करें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, फार्मूला पता ही होगा सबको, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहीं सबका वैल्यू पुट कर देंगे। a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, a प्लस बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 और ए बी का वैल्यू कितना दिया है 14। ये 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 14 गुना 2 कितना हो गया 28, 25 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रक के कण। अभ्रक के कण फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। हवा में बेंजीन गैस अगर उपस्थित है तो वह कैंसर रोग को जो है ना बढ़ा देता है। अगर हवा में क्या है बेंजीन गैस है तो वो क्या करता है कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। अब कैंसर होता कैसे है, तो फेफड़े का बीमारी है, तंबाकू खाने से होता है, औद्योगिक प्रस्थान में काम करने वाले वहाँ से निकलने वाले धुआं से होता है, एक्सरे करता है वहाँ से होता है, नाभिक विकिरण से होता है। तो ये सब जगह से क्या होता है कि कैंसर नामक घातक बीमारी होता है। ठीक है, अगर आर्सेनिक की विषाक्तता है तो इससे क्या होता है त्वचा संबंधित कैंसर दिखाई देता है। खरपतवार जो है खरपतवार अगर ये दवाई के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी से कहा, ए किससे कहा, बी से कहा, आप मेरे पति की बहू, यानी इसका कोई पति है, यानी कि प्लस की बहू, यानी कि इसकी बेटा का कन्या, इसका कोई बेटा है, उसका ये क्या है पत्नी का क्या है बेटे हो, इसका बेटा है, इसके पत्नी का बेटा कौन है बी है। तो पूछ रहा है कि ए बी के बीच क्या संबंध है। अब तो ये इसका बेटा हो गया ए का बेटा, और ए का बेटा कौन हो गया, इसका बेटा कौन हो गया बी। तो इसके बीच का संबंध क्या हो जाएगा, ये तो 3 जनरेशन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इसके, ये अगर बी पूछ रहा है कौन है इसका, तो ये नाती या पोता होगा, नाती या पोता। अगर पूछता ए कौन होगा तो ये पता था कि इसका दादी होगा, क्योंकि इसके पति हैं, तो पति तो हस्बैंड हो गया, तो ये क्या होगा वाइफ ही होगा। लेकिन इसके बारे में बी के बारे में पता नहीं है कि नर है कि मादा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है। तो ये क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही विषैला होता है, जो कि ना तो रंग होता है, ना तो गंध होता है, ना स्वाद होता है। जैसे धुआं, मोटरसाइकिल सबसे जो धुआं निकलता है, घर का जो लकड़ी उकड़ी जलाते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही प्रकार है।
अगला क्वेश्चन, 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R प्रतिरोध और 60 प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो R का मान क्या होगा? क्या कह रहा है? दो प्रतिरोध है R1 और R2, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। R2 का वैल्यू कितना है? 60 ओम, और इसका वैल्यू क्या है? R ओम, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इसका प्रतिभाग यानी कि परिणामी कितना हो रहा है? 24 ओम हो रहा है। और ये दोनों किस क्रम में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ा है, तो समांतर रूप में मतलब 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2। अब यहाँ से सबका क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। R का वैल्यू पता है, परिणामी दिया हुआ है, तो 1/24 इक्वल टू 1/R1। 1/R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है? R है, तो R। R2 का वैल्यू R2 प्लस R2। R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 60, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/R का वैल्यू। 1/R का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये उधर से जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 1, रुकियो एक मिनट, 124 माइनस 160 हो जाएगा। जब 124 माइनस 160 हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। और यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा? 24 से 5 बार में गया और 60 से 2 बार में, यानी कि 5 माइनस 2 बटे 120, तो कितना हो गया? 3 बटे 120। कितना बार में कटेगा? 40 बार में। तो कितना हो जाएगा परिणामी ओम? 40 ओम। अगला क्वेश्चन, हमारे आहार में मौजूद हरी सब्जी और पीली सब्जियों में ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो हमारे हरा साग सब्जी में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो वो होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। अगर जस्ता की बात करें तो जस्ता हमारे शरीर को कहाँ से प्राप्त होता है? हम लोग जो मछली खाते हैं, तो मछली के लीवर से हमें जस्ता प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जस्ता। अगर सोडियम की बात करें तो ये तो साधारण नमक खाते हैं तो सोडियम हमें मिल जाता है, सोडियम NaCl को प्रयोग करने से सोडियम मिल जाता है। अगर तांबा की बात करें तो ये हमें मिलता है मांस, मछली, ठीक है, लीवर आदि का सेवन करने से हमें तांबा की प्राप्ति होता है। तो हरे साग सब्जी खाने से क्या चीज़ का प्राप्ति होता है? पोटेशियम। मछली के लीवर खाने से जस्ता, साधारण नमक से सोडियम। और तांबा कहाँ से मिलता है? तो मांस, मछली खाने से हमें तांबा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, उस पंप की शक्ति वाट में ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में 1 टन पानी को 90 मीटर ऊपर तक ले जाने में सक्षम हो। दक्षता 100% मानना, ठीक है, पानी बर्बाद नहीं करना है, एनर्जी। और जी का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दक्षता पूछा है, पंप का शक्ति, तो पावर बराबर क्या होता है? mgh/t होता है। क्या होता है? mgh/t। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 टन। 1 टन का मतलब कितना? 1000 kg, ठीक है। g का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। हाइट दिया हुआ है कितना? 90 मीटर।
टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है 30 मिनट, तो 30 मिनट में नहीं करेंगे, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 30 गुना 60 सेकेंड हो गया। अब सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। m का वैल्यू कितना हो गया, 1000 गुना, g का वैल्यू कितना है 10, h का वैल्यू कितना है 90, और नीचे क्या है टाइम, टाइम क्या है 30 मिनट को बदल दिए सेकेंड में। बस कुछ नहीं करना है, जो कटेगा कटा देंगे। कितना बार में कटा, 3 बार में। 3 से कितना बार कटा, 20 बार में। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 2 से कितना बार में कटेगा, 500 बार में। यानी कि इसका कितना निकल के आ गया, 500 वाट। कितना आ गया, पी का वैल्यू 500 वाट। कुछ नहीं था, सिर्फ फार्मूला यही था, P बराबर mgh/T। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में उस छात्रों की संख्या दिखाया गया है जो तीनों परीक्षाओं अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ तीनों के छात्र दिखाए गए हैं, इंग्लिश का है, साइंस का है, मैथ का है। तो कह रहा है कि तीनों सब्जेक्ट में कौन ऐसा छात्र है जो पास किया है। तो देखने से ही लगता है कि 6 जो है मिडिल में, वो तीनों परीक्षा में पास किया है, मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों परीक्षा में पास किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन रेलवे के द्वारा यहाँ पे गलत लिया हुआ गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन, 150 ग्राम नाइट्रोजन के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए यदि इनके क्वथनांक 196 डिग्री पर संघनित होने पर 250 जूल ऊष्मा मुक्त होता है। कितना जूल ऊष्मा मुक्त होता है, 250। तो यहाँ पूछा क्या, लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा पूछा गया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मात्रा कितना दिया गया है, नाइट्रोजन का मात्रा दिया है 1.25 ग्राम। ठीक है, मुक्त ऊष्मा कितना हो रहा है, मुक्त ऊष्मा कितना हो रहा है, हीट कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये हीट कितना उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो रहा है 250 जूल। पूछा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा, इसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो L से डोनेट करते हैं, तो L बराबर क्या हो जाएगा, Q/M। M यहाँ पे क्या है, तो M यहाँ पे नाइट्रोजन का वेट है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, Q का वैल्यू कितना है 250, M का वैल्यू कितना है 1.25, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 पर 2 जीरो कितना हो गया, 200। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कुछ नहीं था सवाल में, बस आसान सा सवाल था। आगे के सवाल हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। CBT 1 के क्वेश्चन पेपर हम लोग देख चुके हैं, जो कि 30 शिफ्ट में हुए थे। अभी देख रहे हैं स्टेज 2 यानी कि CBT 2 के क्वेश्चन पेपर। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह GK क्लास से जुड़े। इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। रेलवे के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है ये क्वेश्चन पेपर। आज का पहला क्वेश्चन बॉडमास से रिलेटेड है। इतना दिया, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसका, छोटी ब्रैकेट का, ये छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। इसके अंदर भी वही रूल फॉलो होगा, गुना भाग गुना
ये सब प्लस माइनस का रूल फॉलो होगा। अब इसको इससे भाग देंगे 8/4 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 और आगे क्या है 15 है, तो 15 से कितना बार में कटेगा 5 बार में, 5 गुना 4 कितना हो गया 20 और यहाँ पे क्या है प्लस 12, ये टोटल कितना हो गया 32। अब 32 आ गया, 32 यहाँ आगे क्या 32 का 25%, 25% का मतलब क्या आता है 1/4, 4 से कट जाएगा कितना बार में 8 बार में, यानी कि टोटल का वैल्यू क्या हो गया 8। अब आगे क्या है 2, 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, लेकिन 2 के आगे क्या है माइनस, तो -16। अब आगे क्या है 20, इसको घटा देंगे, 20 में -16 जाएगा तो कितना बचेगा 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में प्लस से गुना व्यक्त किया जाता है, भाग से जोड़ को व्यक्त किया जाता है और घटा से भाग को व्यक्त किया जाता है और गुना से घटा को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इतना का वैल्यू क्या होगा। पहले जो जो दिया है उसको लिख देंगे, 12, 6, 2, 10, 5। और सिंबल को नहीं लिखेंगे, सिंबल को नहीं लिखेंगे, सिंबल को बचा के रखेंगे। और सिंबल को अब यहाँ से देख के लिखेंगे। क्या कर रहा है कि जोड़ को गुना कहा जाए, अब जहाँ जोड़ है वहाँ पे गुना, 2 गुना 10, 2 गुना 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करा है भाग को जोड़, जहाँ पे भाग था यानी कि 12 और 6 के बीच भाग था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जोड़। आगे क्या कर रहा है कि घटा से भाग, अब जहाँ पे घटा था वहाँ पे भाग, 2 और 6 और 2 के बीच क्या हो जाएगा भाग। और क्या कर रहा है गुना से क्या चीज़ को डोनेट करते हैं भाग को, तो यहाँ गुना है तो यहाँ क्या हो जाएगा घटा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, जो आएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले भाग का काम होगा, भाग कर देंगे, कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10 गुना 3 कितना हो गया 30। आगे क्या है प्लस 12 कितना हो गया 42। और यहाँ पे क्या है -5, -5 कर देंगे कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, हर 2 साल में जारी की गई लिविंग प्लांटेंट रिपोर्ट के किस संगठन के द्वारा प्रकाशन किया जाता है। तो ये किसके लिए किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, कि नेचर को किस तरह बचाया जा सकता है वो उसके द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अगर शिव कुमार शर्मा की बात करें तो ये क्या बजाते हैं संतूर, क्या बजाते हैं संतूर। अगर तबला की बात किया जाए तो ये कौन है इसके प्रसिद्ध, तो जाकिर हुसैन हो गया, ठीक है, अल्लाह रखा हो गया, जोदई महाराज हो गया। ये सब तबला के बाद अगर वालियन की बात करें तो इसमें हो जाएगा विष्णु हो जाएगा, गोविंद हो जाएगा, ठीक है, स्वामिन पिल्ले हो जाएगा, स्वामिन पिल्ले। शहनाई की बात करें तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खा सब जानते ही होंगे, इसके वादक थे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये सब इम्पोर्टेंट है पूछता है एग्जाम में, देख लीजिएगा कौन से संगीतकार क्या बजाते थे। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। अगर प्रथम श्रेणी की बात करें तो क्या है कैंची है, प्रथम श्रेणी का क्या है कैंची। सरौता की बात करें तो ये सेकेंड का यानी कि द्वितीय श्रेणी का है। ठीक है, बर्फ उठाने की चिमटी इसका बात करें तो ये कौन श्रेणी का है थर्ड श्रेणी का है। ये बर्फ उठाने का चिमटी हो गया, किसान का हल हो गया, इंसान का हथेली हो गया, ये सब कैसा है तो यानी कि तृतीय श्रेणी का उदाहरण है। एक पहिया का ठेला की बात करें, एक पहिया की ठेला की बात करें तो ये क्या है द्वितीय श्रेणी का है। ठीक है, पूछता है फिजिक्स से ज़्यादा वेटेज रहता है तो फिजिक्स को क्वेश्चन को ना छोड़े।
आगे क्वेश्चन 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध पर विभवांतर भी मान ज्ञात कीजिए जिसमें 2 आम मीटर की विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। प्रतिरोध का मान कितना दिया है? 2.5 किलो ओम। ठीक है, अब विद्युत धारा यानी कि आई का वैल्यू कितना दिया गया है? आई का वैल्यू दिया गया है 2 मीटर एम्पियर। ठीक है, तो अब क्या पूछा है? अब पूछा है विभवांतर भी पूछा है। भी बराबर क्या होता है? विभवांतर भी बराबर होता है आई इंटू आर। आई इंटू आर, कितना आसान था। अब यही दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आई का वैल्यू कितना है? 2.5। 2.5 नहीं, इसका मान 2 है। 2। आर का वैल्यू कितना है? 2.5। जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। विभवांतर बराबर होता है करंट इंटू रेसिस्टेंस। करंट इंटू रेसिस्टेंस, ये तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा, एक पूछेगा तो आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? 2:30 घंटे यानी कि क्या कह रहा है कि 2:30 के बीच का कोण पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो आप लोग याद रखिएगा। क्या होता है फार्मूला? 11m माइनस 60h। 11m माइनस 60h बाई 2। m यहाँ पे क्या है? तो m यहाँ पे मिनट है और h यहाँ पे क्या है? तो घंटा है। अब क्या कहता है? 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख के निकाल लेंगे। तो 11 हो गया। मिनट का वैल्यू कितना है? तो 30 घटा 60 और घंटा का मान कितना है? 2। इसी को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। बाई कितना हो जाएगा? 2। 11 गुना 30 करेंगे तो कितना होगा? 330 माइनस 11 यानी कि 60 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 120 बाय 2। इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 210 बाय 2। 210 को 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 105 डिग्री। 105 डिग्री किस में है? ऑप्शन नंबर सी। तो मेन फार्मूला ए है। इसको अगर याद कर लिए तो आसानी से एग्जाम में 1 नंबर आ सकता है। अगला क्वेश्चन, इतना को सॉल्व करें। तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आसान था। बहुत विद्यार्थी इसको क्या करेगा? छोड़ के चला जाएगा। इसको मान लेंगे a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस है, ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी और होता है a माइनस बी। तो इसी फॉर्म में तोड़ देंगे। a यहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। देख लेते हैं। ये हो जाएगा, इसको अगर तोड़ेंगे उसी फॉर्म में तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस 0.025 और इधर एक बार माइनस हो गया, एक बार क्या हो जाएगा? प्लस 0.1 प्लस 0.025। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा? 0.1 माइनस 0.025। नीचे कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? भाग है। और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस। एक कट गया तो बचा क्या? यही 0.1। अब प्लस कर देंगे 0.025। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 521 0.0 यानी कि 0.125 0.125। अब देखते हैं ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। लोहे का घनत्व इतना दिया हुआ है। ठीक है, लोहे का घनत्व ज्ञात कीजिए। लोहा का भुजा का लंबाई दिया हुआ है। भुजा की लंबाई दिया हुआ है कितना?
2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करा है कि घनत्व दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है कितना, घनत्व दिया हुआ है 5.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब पूछा क्या है, अब पूछा है द्रव्यमान ज्ञात करें। तो द्रव्यमान निकाल देंगे हम लोग। द्रव्यमान इक्वल टू होता है आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व। तो आयतन कैसे निकलेगा, भुजा है, अब कोई चीज़ को रखेंगे तो घनाभ में टाइप का ही रहेगा, तो आयतन हो जाएगा, यानी कि आयतन का भुजा कितना है 2। तो आयतन निकालते हैं तो क्या हो जाता है, भुजा क्यूब होता है, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब गुना घनत्व कितना हुआ है 7.8। जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 7.8। जब इसको गुना करेंगे 8 7 56 और 8 8 64, तो इसको जोड़ेंगे दोनों गुना करके, ये कितना हो गया देख लेते हैं। 8 8 64 की 4, हासिल बचा 6, 8 7 56 6 कितना हो गया 62, यानी कि 62.4 द्रव्यमान हो गया ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग के होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित गियर ट्रेन में संचालक गियर में 18 दांतें हैं, जबकि संचालित फ्लोवर गियर में 8 दांतें हैं। संचालक ड्राइवर में प्रत्येक 16 चक्कर के लिए संचालित फ्लोवर गियर कितने बार घूमेगा। ठीक है, कह रहा है कि कितने बार घूमेगा। माना कि चक्का कितना बार घूरा होगा, मान लिया कि x बार चक्का घुमा होगा, कितना चक्कर लगाया होगा x बार चक्कर लगाया होगा। सवाल में क्या करा, एक संचित निधि में एक 18 दांतें की, मान लिए x था और कितना दांत था इसमें 18। ठीक, अब क्या कर रहा है कि 18 दांत था, फ्लोर में 8 दांत संचालित है। क्या कर रहा है 8 दांत संचालित है, तो 8 गुना यहाँ पे कितना दिया है 16 और यहाँ पे 8, ये 18। ठीक है 18, तो इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 8 गुना 16। ठीक है, यहाँ पे संचालित 8 है ना, दांतों की संख्या कितना है 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से हम x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 18 गुना 16 बट्टे 8। 8 से कितना बार में 2 बार में, 18 दूना कितना हो गया 36। कितना चक्कर लगाएगा 36 चक्कर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इसमें 3 निष्कर्षण दिए गए हैं, आपको बताना है सत्य मानकर। क्या कह रहा है, कह रहा है सभी झंडे बैनर हैं। झंडा जो है क्या कर रहा है, सभी झंडे क्या है बैनर, बैनर है। आगे क्या कर रहा है, कुछ झंडे प्रतीक हैं, कुछ झंडा जो क्या है प्रतीक है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या कर रहा है, कुछ प्रतीक चिन्ह बैनर है, बिल्कुल सही है। जब ये पूरा बैनर यानी कि झंडा है तो कुछ तो जरूर होगा, पहला सही है। अगला क्या कर रहा है, सभी बैनर प्रतीक है, ये गलत है, सभी बैनर प्रतीक नहीं है, क्योंकि कुछ ही बैनर तो झंडा था, तो उतना सा जितना सा झंडा था तो उतने सा ही प्रतीक होगा। अब क्या कर रहा है कि कोई प्रतीक चिन्ह बैनर नहीं है, तो ये भी क्या कर रहा है कि गलत है। कोई कर रहा है कि बैनर प्रतीक चिन्ह नहीं, थोड़ा सा तो है, जितना सा बैनर प्रतीक है उतना सा प्रतीक क्या है बैनर है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 फॉलो कर रहा है और कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, इस निष्कर्षण 3 फॉलो करता है जो कि गलत है, गलत है। निष्कर्षण 1 2 3 सभी लागू होते हैं, ये भी गलत है। केवल 1 लागू होता है, ये सही है, केवल ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट
वाले दो विद्युत स्थानांतरित कर किया जाता है तो 36 जूल कार्य होता है। तो Q का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि Q का मान ज्ञात करें। Q क्या है, आवेश है, ठीक है। तो Q विभवांतर यहाँ पे दिया हुआ है, V का मान कितना दिया हुआ है, विभवांतर यानी विभवांतर दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है V का वैल्यू 8। अब पूछ कार्य भी दिया हुआ है, कार्य कितना दिया है 36, कार्य कितना है 36 जूल, 36 जूल। पूछा क्या है, यानी Q का वैल्यू पूछा है, Q बराबर क्या। तो Q बराबर होता है W बाय V, W बाय V। W यहाँ पे क्या है, कार्य, और V क्या है यहाँ पे, विभवांतर। तो कार्य कितना हुआ है 36 जूल और विभवांतर कितना 8, इसी को बस भाग कर देना है। 8 चौके 32, बचा कितना 4, 8 पंचे 40, यानी कि 4.5 कूलम मान होगा। कितना होगा 4.5 कूलम। मेन फार्मूला यहाँ पे क्या था, Q बराबर VW बाय V। फिजिक्स में फार्मूला याद रहना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आपसे सवाल नहीं बनेगा। नीली जींस का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर होगा लेविट्रॉन्स, लेविट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन, एक गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर दूरी तय करता है तो इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक गोली की चाल दिया हुआ है, एक गोली की चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे क्या होता है समय, ठीक है। तो हम यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। दूरी कितना तय करता है 90 मीटर, कितना सेकंड में 0.2 सेकंड में, कितना सेकंड में तय करता है 0.2 सेकंड में। तो ये क्या हो गया, इसका यूनिट मीटर, इसका सेकंड। तो क्या हो गया 90, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 90 0.2 सेकेंड, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकेंड, अब हमको क्या चीज़ में बदलना है, किलोमीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं, ये याद रखिएगा। मीटर पर सेकेंड से जब किलोमीटर में जाते हैं तो 18/5, जब किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में आएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। बस कुछ नहीं है, इसी को कटा देंगे, जो आएगा राइट आंसर आएगा। कितना बार में 9 बार में, ये कितना बार में जाएगा 18 बार में, यानी कि 180। 180 गुना 9 करेंगे, 180 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा 18 गुना 9 कितना होता है 162, 1 0 इसमें, तो हो जाएगा 1620 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला क्वेश्चन, 5x/2 - 1/4 6x - 5/3 = 7/6 हो तो x का मान क्या होगा। क्या है 5x/2 - 1/4 ये हो, और यहाँ आगे क्या दिया है 6x - 5/3 = 7/6, यही दिया है। इसी को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 बाइनरी संख्याओं का योग क्या होगा। 2 बाइनरी संख्या दिया हुआ है तो क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से पहले तोड़ के इसको संख्या के रूप में, ठीक है, डिसिमल के रूप में करना होगा। कितना है 1 2 3 4 5 6 2 3 7 है, टोटल संख्या की संख्या कितना है 7। तो क्या करेंगे 1 गुना 2 पर पावर 7 जोड़ 1 गुना 2 पर पावर 6 जोड़, फिर क्या है 0 है उसके बाद, तो 0
पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 5, फिर क्या है 1 है, फिर प्लस 1 गुना 2 पर पावर 4, फिर प्लस 1 गुना 2 पर पावर 3, फिर प्लस 1 गुना 2 पर पावर 2, ठीक है, फिर प्लस 1 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 1, फिर प्लस फिर क्या आ जाएगा 1 गुना 2 पर पावर 0। इस तरह लिख के सॉल्व करना होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 2 गुना 1 तो ये हो जाएगा 2, 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16, ये हो गया 32, ये हो गया कितना 64, ये हो गया कितना 128। अब ये 0 था, इसको ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बाकी सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 128, 64, 16, 18, 4 और 1 टोटल को जोड़ेंगे। फिर इसी तरह इसको भी निकालेंगे, फिर इसी तरह क्या करेंगे इसको भी निकालेंगे और दोनों को फिर बदल देंगे, जितना आएगा कर देंगे। और बदलने के लिए एक स्पेशल वीडियो में हमने बताया था, जैसे 41 है तो इसको किस तरह करेंगे, तो 41 तक जाने के लिए क्या क्या करेंगे देखिए, 1 2 4 8 16 32। अब 41 तक पहुंचने के लिए किसको किसको ऐड करना होगा, 32 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 40 और 1 41। तो 2 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 0, तो इसका वैल्यू होगा 1। अब और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 का, ये हो गया 1 2 3 4। इसका जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1, 32 को भी जोड़ेंगे 1। अब जिसको नहीं जोड़े हैं उसके नीचे 0, 2 को नहीं जोड़े थे तो 2 के नीचे 0, 4 को नहीं जोड़े थे 4 के नीचे 0, 16 को नहीं जोड़े थे तो 16 के नीचे 0। तो मेरा आंसर आ गया 0 1 0 0 1। तो उसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 1 0 1 1 1। अगला क्वेश्चन, जो बाकी से अलग है उसे चुने। पिता भाई सास पुत्र, सास जो है ये महिला है, बाकी सब क्या है पुरुष है, ठीक है, तो ये इस तरह भी छांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फैराड प्रति मीटर की इकाई क्या है, तो ये किसका इकाई है, ये विद्युतशीलता का इकाई है। विद्युत चालकता की बात करें तो क्या होता है सीमेन होता है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।